बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो एक खुशखबरी के साथ आपके पास हाजिर हैं कि हम वीडियो MTH 101 की जो मिड टर्म प्रिपरेशन वीडियो है ना वो लेके आए हैं आपके पास। और इसमें 101 MCQs होंगे। MTH 101 है तो 101 MCQs होंगे और सारों को हम विद कॉन्सेप्ट आपको डिलीवर करेंगे। हर चीज़ का कॉन्सेप्ट होगा, कोई भी इस तरह या उस तरह नहीं, सिर्फ ठीक है। तो आपके लिए ये गिफ्ट है 2025 फाल 2025 के लिए ये गिफ्ट है अभी, ठीक है। आपने अपनी प्रिपरेशन इसी वीडियो से करनी है इंशाल्लाह ताला। काफ़ी चांसेस हैं कि 80 to 90% जो पेपर है वो इसी वीडियो में से आएगा इंशाल्लाह ताला। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको लाजमी सब्सक्राइब करें 5 मैथमेटिक्स को। और दूसरा ये है कि आपने वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो स्किप नहीं करनी। एक एक MCQs इसका वैल्यूएबल है, ठीक है। और दूसरा आपने ये वीडियो अपने दोस्तों में लाजमी शेयर करनी है, ठीक है, ताकि दूसरों का भी भला हो जाए। और इसमें जितने भी MCQs हैं सारे वेरीफाइड हैं। कोई भी मतलब इस तरह नहीं कि कहीं से देख के ये वो चीज़ें वेरीफाई खुद की हुई हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वीडियोस हैं, बहुत सारी फाइल्स हैं और ख़ासकर फाइल्स पे आप रिलाई ना करें। फाइल जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा MCQs गलत लगे हुए हैं और कुछ वीडियोस भी हैं जिनमें गलत MCQs हैं। तो बाकी मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, अगर आपको इसमें कहीं गलती नज़र आए तो आप रब्ता कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला MCQs है कि द डेरिवेटिव ऑफ साइन 2x इज़। साइन 2x का डेरिवेटिव क्या है। अब हमने ये चीज़ पढ़ी है कि साइन का डेरिवेटिव जो है ना वो कॉज होता है। यानी अगर हमारे पास साइन x हो तो उसका डेरिवेटिव कॉज x होता है। अभी ये देखें यहाँ पे साइन 2x है ना, तो इसका डेरिवेटिव हमने cos 2x लिख लिया। लेकिन देखें कि अंदर मसला क्या है। मसला ये है कि इसके साथ 2x भी है। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो फिर तो हम cos x लिख के बस कर देते, ठीक है। लेकिन अगर इसके अंदर एक और फंक्शन है, ये देखें साइन के अंदर एक और फंक्शन है, तो वो जो दूसरा फंक्शन है उसका भी हम दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। अगर तो सिर्फ अकेला x होता, अकेला एक्स होता तो उसका अगर हम दोबारा डेरिवेटिव लेते तो वो तो भाई 1 ही आ जाना था, तो उसकी दोबारा डेरिवेटिव लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इसलिए हमने 2x का डेरिवेटिव जब दोबारा लिया तो 2x का डेरिवेटिव 2 आता है, तो ये cos 2x आ गया हमारे पास। यानी ये देखें 2 आंसर आया था यहाँ से, cos 2x पहले ही था, तो ये 2 cos 2x आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है -x डॉट साइन x। हमने ये देखें, अब हमने दो फंक्शन जो हैं वो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, ठीक है। दो फंक्शन आपस में ज़रब हो रही है, डाट का मतलब है ज़रब, और हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो आपने इस पर प्रोडक्ट रूल लगा देना है। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि पहला फंक्शन वैसे ही, दूसरे का डेरिवेटिव, दरमियान में प्लस, फिर दूसरा वैसे ही, पहले का डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये देखें -x तो वैसे ही आ गया, साइन x का डेरिवेटिव आपको क्या बताया cos x, और ये प्लस प्लस अभी रहने दे लिखने को, ये देखें प्लस साइन x वैसे ही आ जाएगा। अब -x का डेरिवेटिव क्या आता है -1, तो ये जो -1 होगा वो इस अलामत को चेंज कर देगा और हमारा ये साइन x के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट, ठीक है। ये हमें एक फंक्शन दिया गया है, तो हमने इसका बताना है कि 2-3 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनमें से ट्रू बतानी है। तो ट्रू उनमें से यही है कि इसका डेरिवेटिव क्या है 2x प्लस 2। ये देखें एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आ जाती है, पावर में से एक कम कर दिया तो 2x आ गया। एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है तो ये 2 आ गया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो ये चीज़ 0 हो गई, ठीक है। तो इसका टोटल डेरिवेटिव ये आ गया हमारे पास। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ़ f इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल। f इज़ डिफरेंशिएबल फंक्शन इफ़ इट इज़ डिफरेंशिएबल ऑन इंटरवल। आपने याद रखना है कि जो फंक्शन होता है वो हमेशा ओपन इंटरवल पर डिफरेंशिएबल होता है, उसका डेरिवेटिव हमेशा ओपन इंटरवल पर ही लाई करता है, या मतलब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लोज्ड इंटरवल जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, एंड पॉइंट्स पर डेरिवेटिव जो है वो कभी भी हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, वहाँ पे डेरिवेटिव अनडिफाइन होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्लोज्ड इंटरवल्स हैं उनके जो एंड पॉइंट्स होते हैं उन पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए ओवरऑल जो हमारा डेरिवेटिव होता है ना वो सिर्फ ओपन इंटरवल पर ही हमारा एग्जिस्ट करता है, ठीक है।
द सम ऑफ टू डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ ऑलवेज डिफरेंशिएबल, ये ट्रू है। अगर दो फंक्शन हमारे पास डिफरेंशिएबल हैं तो उनका जो सम है वो भी डिफरेंशिएबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, ये मैंने लिखा हुआ है कि एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और दूसरा जी ऑफ एक्स है और दोनों डिफरेंशिएबल हैं, तो इनका एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स भी डिफरेंशिएबल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है द डेरिवेटिव ऑफ 1/sin x इज, ये देखें जब भी हमारे पास कोई चीज़ बटे में आ जाए ना, दो फंक्शन बटे में आ जाए, तो हमने उस पर कोशेंट रूल लगाना होता है। कोशेंट रूल क्या कहता है कि नीचे वाले का स्क्वायर नीचे लिख लें, ये देखें इस तरह, नीचे वाले का स्क्वायर नीचे इसी तरह लिख लें, फिर नीचे वाले को ऊपर ले जाएं और ऊपर वाले का डेरिवेटिव ले लें, ठीक है। ये नीचे वाले को ऊपर ले गए, ऊपर वाला 1 था, इसका डेरिवेटिव ले लें -1। अब ये वाला जिसका पहले आपने यहाँ पे डेरिवेटिव लिया, अब इसको वैसे लिख लें और इसका जो ये वाला है इसका डेरिवेटिव ले लें, ठीक है, माइनस डाल के, दरमियान में माइनस ही आएगा, ये आपने याद रखना है। तो ये देखें ये 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो इस पूरी चीज़ ने ये भी ज़रब खा रही थी, इसको पूरी को 0 कर दिया, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो cos x के साथ ये वाला माइनस आ गया, नीचे साइन स्क्वायर x ये वाला आ गया, तो इसको यहाँ से एक साइन एक्स अलहदा कर लें, -1/sin x अलहदा कर लिया और ये आपने cos x sin x, cos x और एक साइन एक्स अलहदा कर लिया, तो -1/sin x किसका फार्मूला है, माइनस कोसेकेंट x का, साइन x किसका उल्टा है, कोसेकेंट x का, तो उसकी जगह पे ये लिख दिया और cos x बटा sin x cot x के बराबर होता है, ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि अगर z हमारे पास 2xy है और x हमारा यहाँ पे t का स्क्वायर रूट है और y हमारे पास 3/t का स्क्वायर रूट है, तो चेन रूल लगा के आपने dz/dt फाइंड करना है, यानी कि z का डेरिवेटिव फाइंड करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि z बराबर आ जाएगा, ये यहाँ पे 2 ये वाला आ गया, x की वैल्यू ये थी, ये हमने रख ली, y की वैल्यू ये वाली थी, हमने ये रख दी, 2 से कट गया और 2 3 बार 6, यानी z की वैल्यू 6 आ गई। जब आप dz/dt करेंगे, यानी कि t के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है, ये 0 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन पासिंग थ्रू -3, 2 हैविंग स्लोप इज इक्वल टू 4 इज, ठीक है। अब देखेंगे अगर आपको एक पॉइंट दिया गया हो और एक स्लोप दी गई हो, ठीक है, तो आपने कौन सी इक्वेशन इस्तेमाल करनी है, ये वाली, ये इक्वेशन होती है। इसमें जो y और x पॉइंट्स हैं ना, ये फिक्स होते हैं, जो कि जर्नल पॉइंट होता है किसी लाइन पर, जिसकी आपने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ना, उस पर जो कोई भी जर्नल पॉइंट होगा वो होगा, और y1 x1 वाला पॉइंट ये आपको गिवन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये पॉइंट जो है y1 और x1 की जगह पे पुट कर देना है, m यहाँ पे स्लोप है, स्लोप की वैल्यू उसने 4 दी हुई है, ठीक है, तो ये आपने पुट कर देनी है। ये देखें y -2, यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है 2, तो ये y -2 इज इक्वल टू m हमारे पास 4 है, 4x, x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो ये -3 यहाँ पे -3 था, तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू चेन रूल f ऑफ g ऑफ x, ठीक है, ये देखें अभी चेन रूल हमने लगाना है, ये कंपोजिट फंक्शन है, यानी फंक्शन के अंदर फंक्शन है, हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। ये जो ऊपर छोटी सी लाइन लगाते हैं, इसका मतलब है कि डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। तो देखें कि सबसे पहले हम क्या करें, सबसे पहले इस चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे, ठीक है, वो हमने ये वाला ले लिया, ठीक हो गया। यानी कि ये देखें हमने इस जब पूरी चीज़ का डेरिवेटिव लेना है, तो पहले अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव ले लेंगे, वो हमने लिख लिया f' g ऑफ x, ठीक है। ये देखें हमने f' g ऑफ x, इसका क्या मतलब है कि अंदर वाली सारी चीज़ का डेरिवेटिव ले लिया। अब इसके अंदर भी एक फंक्शन है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना है, तो ये देखें अंदर gx है ना, तो उसका भी हमने ये g' डेरिवेटिव ले लिया, तो हमारा टोटल जो डेरिवेटिव आएगा वो ये चीज़ आएगी, ठीक है। ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, ठीक है, मल्टीप्लाई होता है दरमियान में। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है कि अगर आपके पास f ऑफ x सेकंड x प्लस x की पावर 4 सारे की पावर 5 है, तो आपने f' यानी कि f ऑफ x का डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। ये देखें सबसे पहले हमें पावर नज़र आ रही है ना, तो पावर जब भी नज़र आए सबसे पहले आपने पावर रूल लगाना है। पावर रूल क्या कहता है कि पावर को शुरू में ले जाएं और पावर में से एक कम कर दें। ये देखें हम पावर को शुरू में लगाए, ये 5 आ गया, ये वाली सात चीज़ वैसे ही आ गई और पावर में से एक कम कर दिया, 5 था तो हमने 4 कर दिया। ये चीज़ वैसे ही लिखनी होती है, ठीक है। अब ये देखें कि फंक्शन के अंदर फंक्शन आ गया, ठीक है। तो ये देखें ये वाली चीज़ जो है ना, इसका भी अगेन डेरिवेटिव लेंगे, ये वाली चीज़ जो है, ठीक है। अगर तो इसके अंदर सिर्फ x होता, अगर x के अलावा कोई चीज़ है ना, तो फिर इसका अगेन डेरिवेटिव इसलिए हम लेते हैं, जिस तरह वो पहले क्वेश्चन में हमने 2x का अगेन लिया था ना डेरिवेटिव।
अगर सिर्फ x हो यहाँ पे इस सारी की जगह पे अगर सिर्फ x हो तो फिर हम दोबारा डेरिवेटिव नहीं लेते, बल्कि अगर x के अलावा कोई चीज़ हो तो हमने दोबारा डेरिवेटिव पावर रूल लगा के हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना होता है। तो ये देखें यहाँ पे x तो नहीं है, सिर्फ x तो नहीं है, ये सीकेंड x प्लस ये तो काफ़ी बड़ी टर्म है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लें। तो ये देखें जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे सीकेंट x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट x tan x, वो हमने लिख दिया। x की 4 का डेरिवेटिव क्या होता है, इसको भी पावर रूल लगाएं। x की 4 का डेरिवेटिव होता है 4 शुरू में आ गया, x की पावर 3, 4x की पावर 3 आ गया। तो ये देखें आप इसको थोड़ी सी तरतीब दे लें, 5 शुरू में, ये चीज़ सारी यहाँ पे आ गई और ये चीज़ सारी जो है वो इसका डेरिवेटिव आ गया यहाँ से, ठीक है। तो मेन चीज़ है कि आपको डेरिवेटिव्स पता होने चाहिए और आपको पावर रूल का पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखें कि आगे है 30 डिग्री इज इक्वल टू इन रेडियंस। 30 डिग्री हमने रेडियंस में फाइंड करना है कि डिग्री जो है वो 30 डिग्री जो है वो रेडियंस में किस एंगल के बराबर होता है। तो इसका एक फार्मूला है कि आप 30 को पाई बाई जो भी आपको रेडियन में डिग्री में एंगल दिया गया हो, अगर आपने उसको रेडियन में चेंज करना है तो उसको पाई बटा 180 से ज़रब दे दें। तो ये देखें 30 था, हमने इसको पाई बटा 180 से ज़रब दी, ये 30 जो है वो 180 से कट गया, यहाँ पे 6 आ गया, तो 30 डिग्री हमारा पाई बाई 6 रेडियन के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कि लेट एफ बी फंक्शन ऑन एन इंटरवल। अगर हमारे पास किसी इंटरवल पर कोई फंक्शन है और x1 और x2 जो हैं वो उस इंटरवल में से हमने दो अलग-अलग पॉइंट लिए हैं, यानी x1 डिफरेंट है और x2 डिफरेंट है। तो अगर हमारे पास हम इन दो पॉइंट्स पर हम जब फंक्शन अप्लाई करते हैं तो दोनों की वैल्यूज़ अगर बराबर आ जाती हैं, फॉर ऑल पॉइंट्स x1 एंड x2 विच इज़ ट्रू, अगर दोनों की वैल्यूज़ बराबर आ जाती हैं, लेकिन देखें कि हमारे पॉइंट्स दोनों डिफरेंट थे, पॉइंट्स हमारे x1 और x2 दोनों डिफरेंट थे, लेकिन जब हमने उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो उनकी दोनों की वैल्यू सेम आई। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन हमने अप्लाई किया है ना वो एक कांस्टेंट फंक्शन है कि आप उसको जिस मर्जी पॉइंट पर अप्लाई करें वो आपको सेम वैल्यू देता जा रहा है। मीन्स के वो कांस्टेंट फंक्शन है, वो सिर्फ एक, जो भी आप उसमें पॉइंट डालेंगे वो आपको सिर्फ एक ही वैल्यू देगा। इसका मतलब ये है कि वो एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो ये देखें इसका यही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है कि tan x इज़ कंटिन्यूस एवरीवेयर एक्सेप्ट एट पॉइंट्स। tan x का अगर आपने ग्राफ देखा हो ना तो या मतलब देखें कि जब वैल्यूज़ tan x की देखते हैं तो जहाँ पर π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह की वैल्यूज़ आती हैं ना, π/2 के मतलब मल्टीपल में π/2 जिसमें आता है तो वहाँ पे tan x जो है ना वो अनडिफाइन हो जाता है, ठीक है। तो उसने वही पूछा है कि tan x जो है वो हर जगह पे कंटिन्यूस है स्वाय इन वैल्यूज़ के। ये देखें, ये मैंने एक जनरल फार्मूला बता दिया k/2 प्लस माइनस k/2। इसमें आप प्लस जब 1 डालेंगे तो ये π/2 प्लस माइनस π/2 पे ये अनडिफाइन हो जाएगा। फिर जब 3 डालेंगे प्लस माइनस 3π/2 पे ये अनडिफाइन। सेम इसी तरह ये मतलब कि k जो है वो हमारा ऑड नंबर से आएगा, ठीक है। जहाँ जहाँ तक मतलब ये आगे चलता जाएगा इन नंबर्स पर ये अनडिफाइन होता जाएगा tan x का ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -2x इज़। तो यहाँ पे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जब x की जगह पे आप इन्फिनिटी रखेंगे तो ये इन्फिनिटी को आप किसी भी नंबर से ज़रब देंगे तो वो उसको भी इन्फिनिटी कर देती है। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। नेक्स्ट हमारे पास है कि लेट f एंड g आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन आपने हमारे पास दो डिफरेंशिएबल फंक्शन है f और g, ठीक है। हमने उसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है इनके प्रोडक्ट का। ये देखें ये दोनों आपस में ज़रब हो रहे हैं और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो जब भी दो फंक्शन डिफरेंशिएबल हों और प्रोडक्ट हो रहे हों तो हम क्या करते हैं, उन पर प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, वो ये होता है कि पहला फंक्शन वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, ये देखें, फिर प्लस डालें दरमियान में, फिर दूसरा फंक्शन वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। तो ये देखें f वैसे ही आ गया, इसका हमने डेरिवेटिव लिया तो इसको g डैश लिख दिया, ये g आ गया तो इसको हमने f डैश लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल है। नेक्स्ट है कि द सोल्यूशन ऑफ इनइक्वालिटी x प्लस 4 मॉडुलस इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। ये हमारे पास एक इनइक्वालिटी है, हमने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है, x की वैल्यूज़ मतलब फाइंड आउट करनी है। तो देखें कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिनेरियो, ये हमारे पास फार्मूला ये चीज़ होती है कि अगर x का मॉड ग्रेटर देन आर इक्वल टू किसी पॉजिटिव नंबर a से हो तो हम उसको इस तरह लिखते हैं, किस तरह लिखते हैं कि x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू -a और x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू +a, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्म है ये वाली, ठीक है, कि अगर आपको कोई मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू
ए हो तो उसको आपने इस तरह लिखना है कि x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू माइनस ए और x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू प्लस ए। तो यही हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। यहाँ पे x की जगह पे x+4 है तो x+4 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -2 और x+4 इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 2। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको हम अलग-अलग भी सॉल्व कर सकते हैं और मतलब इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल हमने क्या करना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो +4 है x के साथ तो -4 हर साइड पे करते हैं। यहाँ पे -4, यहाँ पे भी -4 और यहाँ पे -4 करते। तो ये देखें मैंने ये किया हुआ है -2 -4 x+4 ये कट गया दोनों। ठीक है, इधर x बच गया, ये 2 -4 आ गया। तो यहाँ से हमारा x क्या आ गया, यहाँ पे -6 आ गया और इधर इस तरफ जो है वो -2 आ गया। तो ये देखें x इज़ ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -6 एंड x इज़ लेस दैन ग्रेटर दैन आर इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसका जो इंटरवल बनेगा इसमें -6 और -2 जो है वो इंक्लूड होंगे। ये देखें हमने ब्रैकेट, बड़ी ब्रैकेट -6 के लगा दी, यानी कि -6 और इससे छोटे सारे नंबर x के लिए। ठीक है, यूनियन -2 और इससे सारे बड़े नंबर पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये इसका सोल्यूशन सेट होगा। ठीक है, -2 और -6 दोनों इंक्लूड हैं क्योंकि इन पर बड़ी ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि ए लाइन इज कॉल्ड अ टेंजेंट लाइन टू सर्कल इफ टचेज इट एग्जैक्टली एट वन पॉइंट। ठीक है, अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके गुजर जाए तो उसको हम बोलते हैं कि ये टेंजेंट लाइन है, उस कर्व पर टेंजेंट लाइन है। तो ये देखें टेंजेंट लाइन क्या होती है, ये सर्कल है, इसको एक पॉइंट पर इस तरह टच करके इस पॉइंट पर गुजर जाए तो ये हमारी टेंजेंट लाइन होगी। ठीक है, let a function f be defined on an interval, let x1 and x2 denotes points in interval. If f of x1 is less than or equal to is less than strictly less than fx2 when x1 is less than x2 then which is true, f is an increasing function। ये एक increasing function की डेफिनेशन है, ये बहुत ही अहम है, पेपर में आ सकती है कि अगर हमारा फंक्शन जो है वो किसी इंटरवल पर डिफाइन है और हमने उस इंटरवल में से दो पॉइंट्स लिए x1 और x2 और दोनों पॉइंट्स इस तरह हैं कि जो x1 है ना वो छोटा है x2 से। जब हमने उस पर फंक्शन अप्लाई किया तो उसने हमें ये वैल्यू दी f ऑफ x1 छोटा है f ऑफ x2। इसका मतलब ये है कि जो बाद में आने वाली वैल्यू है ना, जो दूसरी वैल्यू है वो पहली से बड़ी है, दूसरी वैल्यू पहली से बड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग है। ये देखें ये x1 पॉइंट, ये x2 पॉइंट, जब हमने इस पर फंक्शन अप्लाई किया तो ये f ऑफ x1 ये पॉइंट आ गया ये। ठीक है, ये f ऑफ x1 और ये f ऑफ x2 आ गया ये पॉइंट x2 पर जब हमने फंक्शन अप्लाई किया। तो ये देखें ये इसका ग्राफ ये बन रहा है। तो ये देखें ये ऊपर को जा रहा है ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन का निशानी है कि जिसमें दूसरी टर्म जो है वो पहली से बड़ी हो। ठीक है, फंक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करता जा रहा है। ये देखें हमारे पास f ऑफ x इज़ इक्वल टू 3x की पावर 8 प्लस 2x प्लस 1। तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट करेंगे, सिंपल, ये सबसे पहले इसको देखें, इस पर प्रोडक्ट रूल लगाएं, सॉरी पावर रूल लगाएं। तो ये पावर शुरू में आ गई, 8 3 बार 24 आ गया, x आ गया, तो x की पावर 7 आ गया, पावर में से एक कम कर दें। अब ये देखें हमने पावर रूल लगाया लेकिन हमने दोबारा डेरिवेटिव नहीं लिया किसी भी चीज़ का। तो दोबारा डेरिवेटिव क्यों नहीं लिया, देखें यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ x आ रहा है। अगर x के अलावा कोई चीज़ होती ना उसका हम दोबारा डेरिवेटिव लेते, क्योंकि x का डेरिवेटिव लेना तो हमें यहाँ भी दोबारा डेरिवेटिव लेना चाहिए, लेकिन ये है कि यहाँ पे x का जो डेरिवेटिव है ना वो 1 हो जाता है, इसलिए हम उसको नहीं लेते। तो ये प्लस 2x है, 2x इसका x डेरिवेटिव आता है। तो ये देखें ये प्लस 2, x का 1 डेरिवेटिव है तो ये 1 इसको मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि पाई इज़ अ डैश नंबर। पाई हमारे पास एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, हमारे पास दो तरह के नंबर हैं जो मसले वाले हैं, एक रैशनल और एक इरेशनल। पाई की वैल्यू होती है 3.141592 एंड सो ऑन चलती जाती है। ठीक है, अगर तो ये कहीं पे स्टॉप हो जाए, यानी कि डेसिमल के कुछ पॉइंट बाद ये वैल्यू स्टॉप हो जाए तो हम उसको बोलते हैं कि ये रैशनल नंबर है। और अगर ये स्टॉप ना हो लेकिन एक पैटर्न में रिपीट कर रही हो, जिस तरह ये देखें 3.121212 एंड सो ऑन, अगर कोई इस तरह पैटर्न फॉलो करे तो हम उसको लिख देते हैं 3.12 का बार। ठीक है, उसको भी हम रैशनल नंबर में इंक्लूड कर देते हैं, यानी कि जो टर्मिनेटिंग हो वो तो रैशनल नंबर में चली जाएगी, यानी कि जो 2 3 4 मतलब डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए वो तो टर्मिनेटिंग होगी। अगर कोई चीज़ टर्मिनेटिंग नहीं है लेकिन एक पैटर्न को फॉलो कर रही है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको ये बार लगाकर, उसका मतलब ये है कि
ये टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन ये एक पैटर्न को फॉलो कर रही है, यानी ये जो 2 नंबर हैं ये बार बार यही रिपीट हो रहे हैं। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रीअकरिंग है, रीअकरिंग किसको बोलते हैं कि जो बार बार रिपीट हो, तो उसको हम रैशनल नंबर में डाल देते हैं। लेकिन ऐसा नंबर जो ख़त्म भी ना हो और किसी पैटर्न को रिपीट भी ना कर रहा हो, वो इर्रेशनल नंबर है। तो ये पाई जो है वो ख़त्म भी नहीं हो रहा और किसी पैटर्न को मतलब फॉलो भी नहीं कर रहा, तो इसलिए ये हमारा इर्रेशनल नंबर है। जो ई होता है ना, ई, इसकी पावर वैल्यू होता है 2.718 एंड सो ऑन। ये भी एक इर्रेशनल नंबर है क्योंकि इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा और ना ही ये टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं होता। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 21। द सेट एक्स सच दैट एक्स इज़ बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, एक्स हमारा किसके दरमियान है, ए और बी के दरमियान, लेकिन ए और बी इसमें शामिल हैं। तो हम इसको इंटरवल में किस तरह लिख सकते हैं, ये भाई एक क्लोज्ड इंटरवल का निशानी है। यानी ये देखें, ये हमारे पास इसमें इक्वल टू के बी हैं, इक्वल टू के निशान बी हैं, तो इसका मतलब जो है कि इस पर बड़ी ब्रैकेट्स आएंगी। ठीक है, और रियल लाइन पे इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए और बी भी शामिल हैं और ए और बी के दरमियान तमाम रियल नंबर्स भी शामिल हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे ये इक्वल टू का साइन ना होता तो फिर ये छोटी ब्रैकेट्स आ जानी थी। ठीक है, अब हमने इसको इंटरवल फॉर्म में इस तरह लिखना है, अगर ये नीचे इक्वल टू के साइन आ जाएँ तो फिर बड़ी ब्रैकेट को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, सपोज दैट एफ एंड जी आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ एक्स देन डेरिवेटिव ऑफ एफ बटा जी। ठीक है, दो फंक्शंस जब डिफरेंशिएबल हों और दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो हम उसका जो डेरिवेटिव फाइंड करते हैं ना, वो क्वोशिएंट रूल से फाइंड करते हैं। ठीक है, क्वोशिएंट रूल हमारे पास क्या होता है, वो ये होता है कि नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर कर दें और इसी को वैसे ही लिख दें ऊपर। ठीक है, इसको वैसे ही ऊपर लिख दें, फिर क्या करें, फिर हमारे पास जब ये ऊपर हमने वैसे लिख दिया तो जो ऊपर वाला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव ले लें, दरमियान में माइनस डालें। अब हम क्या करेंगे कि जो ये जिसका पहले डेरिवेटिव लिया था उसको वैसे ही लिखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा क्वोशिएंट रूल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द ग्राफ एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास कैसे हम चेक करते हैं कि जब हम ये हमें एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दिया हो ना, तो हमने जब इसकी सिमेट्री चेक करनी है तो वाई की जगह पे माइनस वाई पुट करें। अगर आपका जवाब वही आ जाए तो आपका जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। अगर आपको ग्राफ फंक्शन इस तरह का दिया गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो इसमें आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट करना है। ठीक है, अगर आपका जवाब यही आ जाए, ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको ग्राफ दिया गया है और आपने इसमें एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स डालना है सिमेट्री के लिए, तो अगर आपका वही फंक्शन आ जाए तो ये ग्राफ सिमेट्रिक होता है वाई एक्सिस के। ठीक है, अगर आपको इस तरह का फंक्शन दिया जाए तो आपने वाई इज इक्वल टू माइनस वाई पुट करना है और जवाब अगर सेम आ जाए तो फिर आपने बोल देना है कि ये अबाउट वाई एक्सिस, अबाउट एक्स एक्सिस है। ठीक है, अगर ये फंक्शन हो और आपने एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स पुट किया तो यही जवाब आ गया, तो आपने कह देना है कि ये वाई एक्सिस के सिमेट्रिक है। नेक्स्ट हमने एक लिमिट कंप्यूट करनी है। ये देखें, एक्स अप्रोचेस टू -7 एक्स स्क्वायर -49 ओवर एक्स प्लस 7। ये देखें, जब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं ना -7, तो ये इन्फिनिटी अनडिफाइन हो जाता है, नीचे जीरो बन जाता है, जीरो की वजह से ये सारा फंक्शन अनडिफाइन हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको अलजेब्रिकली हल करेंगे। ये देखें, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर -7 का स्क्वायर, तो ये एक्स प्लस 7 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग गया, नीचे एक्स प्लस 7 आ गया, तो ये दोनों कट गए। अब हमारे पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -7 किसके बराबर आ गया, एक्स -7 के। अब जहाँ पे एक्स है वहाँ पे -7 पुट करें तो ये -7 -14 के बराबर, तो इस फंक्शन की लिमिट जो है वो -14 के बराबर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है चेन रूल इज़ द रूल फॉर डिफरेंशिएटिंग डैश ऑफ फंक्शंस। ठीक है, अगर हमारे पास फंक्शंस की कंपोजिशन हो, यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, तो हम कौन सा रूल इस्तेमाल करते हैं, चेन रूल। ठीक है, तो इसका कंपोजिशन फंक्शन, अगर कंपोजिशन फंक्शन हो तो हम फिर चेन रूल इस्तेमाल करते हैं। ये लेट हमारे पास लिमिट जो है वो एक्स अप्रोचेस टू ए है, एफ ऑफ एक्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए के, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के। अब देखेंगे, अगर हमारे फंक्शन में कहीं भी एक्स नहीं है ना, कोई कांस्टेंट है, तो आपने कोई लिमिट पुट करनी है ना, तो वो आपका जवाब वो
कांस्टेंट ही आ जाएगा। लिमिट आप पुट नहीं कर सकते, लिमिट आपकी वही आ जाएगी जो आपका जवाब होगा। मिसाल के तौर पर अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 2 है और आपका फंक्शन जो है वो 8 है, अब इसमें x जो है वो कहीं भी नहीं है, तो आप 2 कहाँ पे पुट करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 8 ही आ जाएगी। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे k आ गया ना, ये देखें f ऑफ x हमारा k के बराबर है, तो लिमिट लेकिन x अप्रोचेस टू a है, यहाँ पे x है ही नहीं, तो इसका जवाब k ही आ जाएगा। तो जिस तरह यहाँ पे 8 आ गया। For any number epsilon greater than 0, if we can find an open interval x naught comma x1 on the x-axis containing the point a such that f of x is greater than this, less than this, for each x in x naught x1 except the possible x is equal to a, then we say that limit x approaches to a f of x is equal to l। ये देखें कितनी बड़ी स्टेटमेंट है और जवाब इसका सिर्फ l है। ठीक है, ये लिमिट की डेफिनेशन है। लिमिट की डेफिनेशन जब हम उसको रिगोरसली अप्रोच करते हैं ना, इसको एप्सिलॉन डेल्टा जो है ना, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट, ये इसको बोलते हैं। ठीक है, ये आपने याद कर लेनी है, ये पेपर में लाजमी आती है शॉर्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास 2xy इज इक्वल टू -3 हो तो dy ओवर dx, यानी कि y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले इस इक्वेशन को y के लिए हल करें, y की वैल्यू निकालें। ये देखें, ये -y इधर ही रहा, 2x उधर जाके -2x हो गया, तो y हमारा यहाँ से हमने माइनस कामन लिया, इधर से माइनस कामन जो लिया था माइनस माइनस कट गए, तो y इज इक्वल टू 2x + 3 है, तो ये dy ओवर dx ये तो ज़ीरो हो गया, इसका कांस्टेंट का 0 होता है और x का जो है वो हमारे पास 1 होता है, तो dy ओवर dx 2 के बराबर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन y इज इक्वल टू x² - 4x + 5 विल बी पैराबोला। हमेशा याद रखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका डिग्री जो है वो 2 हो, उसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है। ठीक है, द इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ द फॉर्म y - y1 इज इक्वल टू m × x - x1 इज, ये जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ना, ये कौन सी फॉर्म की है। इक्वेशन ऑफ लाइन की 3-4 फॉर्म्स होती हैं, एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है, ठीक है, एक पॉइंट फॉर्म होती है, इस तरह 2-3 फॉर्म्स होती हैं। तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, इसमें आपको एक स्लोप गिवन होगी और एक पॉइंट गिवन होगा जो कि y1 और x1 की वैल्यूज़ हमें देगा। वो हम पीछे क्वेश्चन करके भी आए हैं, तो ये इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, ये वाली जो फॉर्म है। नेक्स्ट है इफ़ f इज़ अ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन एट अ स्टेशनरी पॉइंट x नॉट एंड f डबल डैश x इज़ ग्रेटर दैन 0 देन f हैज़ रिलेटिव मिनिमा। देखें कि इसमें 2-3 केस हैं, आप याद रखें। अगर f का डबल डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 है ना, f का डबल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, तो वहाँ पे वैल्यू फंक्शन की रिलेटिव मिनिमा होगी, मिनिमा। ठीक है, और अगर सिंगल डेरिवेटिव लेस दैन 0 है ना, सॉरी, अगर सिंगल डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 है, तो वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये उल्ट है थोड़ा सा, डबल डेरिवेटिव और सिंगल डेरिवेटिव एक दूसरे के उल्ट हैं। ये देखें, f डबल डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 हो तो हमारे पास मिनिमा, अगर f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0, अगर सिंगल f डैश एक्स ग्रेटर दैन 0 होगा तो वो वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होगी। और इसी तरह अगर f डैश सिंगल x जो है, f डैश सिंगल x जो है वो लेस दैन 0 हो तो वहाँ पे मिनिमम वैल्यू होगी। ठीक है, तो ये देखें आगे नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs आएगा ना, वो यहाँ पे लेस दैन होगा यहाँ पे, तो उस पर जो फंक्शन की रिलेटिव वैल्यू होगी वो मैक्सिमा होगी। यहाँ पे मिनिमा थी ना, तो वहाँ पे भी डबल डेरिवेटिव है, साथ x है लेकिन लेस दैन 0 है, तो वहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो रिलेटिव मिनिमा होगी। और ये मैंने सिंगल डेरिवेटिव के केस भी बता दिए हैं कि f डैश एक्स अगर ग्रेटर दैन 0 हो तो मैक्सिमम वैल्यू, f डैश एक्स अगर लेस दैन 0 हो तो मिनिमम वैल्यू। अच्छा, ये देखें, ये f डबल डैश एक्स नॉट लेस दैन 0 आ गया ना, तो यहाँ पे फंक्शन की रिलेटिव मैक्सिमम वैल्यू होगी, मैक्सिमा। ठीक है, यानी कि जो पीछे MCQs था वहाँ पे ग्रेटर दैन 0 था तो मिनिमा वैल्यू, रिलेटिव मिनिमा, और यहाँ पे डबल डेरिवेटिव लेस दैन 0 है तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है ए लाइन y इज इक्वल टू y नॉट इज कॉल्ड डैश फॉर द ग्राफ ऑफ इफ लिमिट x अप्रोचेस टू f ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट, लिमिट x अप्रोचेस टू -इन्फिनिटी y f ऑफ x इज इक्वल टू y नॉट। ये जो लाइन होती है ना, ये एसिम्पटोट क्या होता है कि एसिम्पटोट एक ऐसी लाइन होती है कि इस तरह लगता है कि फंक्शन का ग्राफ उसको टच करने लगा है, लेकिन एक्चुअली वो उसको टच नहीं करता, लेकिन उसके बिल्कुल पास से गुजरता है। उस लाइन को हम हॉरिजेंटल एसिम्पटोट कहते हैं। अगर वो मतलब हॉरिजेंटल एक्सिस पर हो तो हम उसको हॉरिजेंटल एक्सिस मतलब कहते हैं। ठीक है, तो उसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, y इज इक्वल टू
को 2 होगा, 3 होगा, तो ये जो इक्वेशन है इसको हम हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कहते हैं। और अगर वो वर्टिकल एसिम्प्टोट हो तो वो फिर x इज़ इक्वल टू समथिंग होगा, ठीक है? वो x एक्सिस पर होगा। तो ये एसिम्प्टोट ऐसी लाइन होती है जिसको फ़ंक्शन की वैल्यू टच करने की कोशिश करती है, लेकिन कभी भी उसको टच नहीं करती, उसके बिल्कुल पास से गुज़रती है, ठीक है? यानी कि ये देखें, जब फ़ंक्शन की वैल्यूज़ हम इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, माइनस इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं, तो जो फ़ंक्शन की वैल्यू है वो y नॉट को अप्रोच करने की लिमिटिंग केस आ गया ना, दोनों में लिमिट ले रहे हैं हम। लिमिट के अगर अलावा बात करते तो फिर तो वो उसको टच कर जाता है, लेकिन लिमिट का क्या मतलब है कि उसको टच नहीं कर रहा है, लेकिन उसके बिल्कुल पास से गुजर रहा है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर एक्स। इफ़ एक्स वाई इज इक्वल टू 4 देन डी वाई ओवर डी एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन है, हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से वाई की वैल्यू निकालें, ये 4 ओवर एक्स आ गई वाई की वैल्यू। अब डी वाई ओवर डी एक्स, ठीक है? अब दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लें, तो यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स आ गया। यहाँ पे पावर रूल लगाएं, -1 शुरू में आ गया, -4 एक्स की पावर -1 में से -1 और कम करते, तो -4 एक्स की पावर -2 आ गया जब एक और कम किया। तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ गया, -4 एक्स की -2 को नीचे ले जाएं तो एक्स की पावर 2 आ जाएगा, प्लस वाला। नेक्स्ट हमारे पास है कि सीकंट एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना है। सीकंट एक्स का वैसे तो सीकंट एक्स tan एक्स होता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा सा और तरीके से कहा है कि इसको निकालें ना डेरिवेटिव को। सीकंट एक्स का को हम लिख सकते हैं 1 ओवर कॉज एक्स, क्योंकि ये 1 ओवर कॉज एक्स सीकंट एक्स के बराबर होता है, एक दूसरे के उल्ट हैं दोनों। tan एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कॉज एक्स। अब मल्टीप्लाई कर दे, साइन एक्स नीचे कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, साइन एक्स वैसे ही आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह पे हमने क्या लगा दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वो कहाँ से आया, इस फार्मूले से। ये देखें, यहाँ से आप कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालें, इसको उठा के उधर ले जाएं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स वो इसके नीचे लगा दें, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है कंसीडर अ फंक्शन एच ऑफ एक्स एंड अ कांस्टेंट सी देन डेरिवेटिव, ठीक है? इसका सिंपल सा तरीका ये है कि अगर किसी फंक्शन के साथ कोई कांस्टेंट है तो वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाता है, ठीक है? ये देखें, यहाँ पे सी कांस्टेंट है ना, तो सी को हमने बाहर ले लिया, तो डेरिवेटिव किस चीज़ का लेंगे, सिर्फ फंक्शन का, ठीक है? तो ये मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ कि अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है 2x का, तो इसमें 2 जो है हमारे पास वो कांस्टेंट है, 2 को हमने ये बाहर लिख लिया और x का डेरिवेटिव सिर्फ लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास है कि डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स का वैसे तो डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स, ये तो वैसे होता है, ठीक है? लेकिन उसने कहा है कि आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाएं। कोसिकेंट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 ओवर साइन एक्स, क्योंकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, मतलब उल्ट होते हैं। तो दूसरा कॉट एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉज एक्स बटा साइन एक्स। तो ये सामने सामने ज़रब दे दें, ये माइनस कॉज एक्स आ गया, नीचे साइन स्क्वायर एक्स बन गया। माइनस कॉज एक्स वैसे ही आ गया, साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स लिखें यहाँ से उसी फार्मूले से। ये देखें, हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो इसको उठा के उधर ले जाएं, 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ये कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, ठीक है? यानी कि फंक्शन के अंदर फंक्शन, फिर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ठीक है? ये फंक्शन है, इसके अंदर ये फंक्शन, फिर ये फंक्शन है और इसके अंदर ये फंक्शन। तो हमने डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करना है। ये चीज़ उसने, ये अंदर वाली चीज़ जो है उसने बताया कि u के बराबर है, और ये जो अंदर वाली चीज़ है वो v के बराबर है, ठीक है? तो आप क्या करें कि इसको y जो है फिर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ यू। ये देखें, जब ये यू की वैल्यू अंदर रखी तो ये एफ ऑफ यू बन गया ना वाई। अब डी वाई ओवर डी यू लें, यहाँ से क्या आ जाएगा, डी वाई ओवर डी यू, क्योंकि डी वाई तो इस तरफ है और यू का ये फंक्शन है, तो नीचे यू आ जाएगा, डी वाई ओवर डी यू। अब ये चीज़ उठाएं, u इज़ इक्वल टू जी वी, ठीक है? u हमारे पास ये u था, ये g था, और h ऑफ x को हमने क्या किया, v था, तो ये u इज़ इक्वल टू जी ऑफ v आ गया। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, यहाँ से डी यू तो यहाँ पे आ गया, और फंक्शन किस चीज़ का, v का, तो नीचे डी वी आ जाएगा, ठीक है? डी वी आ गया। अब यहाँ से कर लें, अब यहाँ से क्या होगा, डी वी आएगा, और फंक्शन किस चीज़ का, x का है, तो नीचे डी एक्स आ जाएगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर आ गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको, इसको और इसको, ठीक है? द पावर रूल डी ओवर डी एक्स, एक्स की पावर एन। पावर रूल क्या होता है कि एन को शुरू में ले आएँ, एक्स की पावर, और एन माइनस 1 कर दें, एन में से एक कम कर दें। होल्ड्स इफ़ एन, ये कौन से एन के लिए होल्ड करता है, ये भाई कोई भी आप एन ले आएँ, ये उसके लिए ट्रू होता है। पावर रूल सब पर अप्लाई होता है, वो चाहे इंटीजर हो, चाहे रेशनल नंबर हो, चाहे इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, वो
इस्तेमाल ये पावर रूल जो है वो सेटिस्फाई होगा। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एफ डबल डैश एक्स इज लेस दैन जीरो ऑन एन ओपन इंटरवल ए कोमा बी देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, वो कह रहा है कि अगर आपका एफ डबल डैश एक्स जो है वो नेगेटिव है या ज़ीरो से कम है, ज़ीरो से कम है, तो वो ओपन इंटरवल ए बी पर, तो फिर क्या चीज़ करेक्ट होगी। तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा ना वो कनकेव डाउन होगा, यानी कि वो इस तरह पहले अप होगा फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता डाउन होता जाएगा। ठीक है, जब हमारा ये चीज़ नेगेटिव, डबल डेरिवेटिव जब नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये चीज़ ज़ीरो से ग्रेटर है, डबल डेरिवेटिव ज़ीरो से ग्रेटर है, तो कनकेव अप हो जाएगा, यानी कि नीचे से इस तरह अप जाना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि एफ इज इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर दैन 1/2 देन d/dx ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x। आपने इस चीज़ का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो लॉग का जो डेरिवेटिव होता है ना, अगर ln x लिखा हो तो इसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x। सिंपल, आपने इसको ln ख़त्म करके x को 1/x कर देना है। अब ln ख़त्म करें और 1/2x आ गया, लेकिन हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है 2x का। तो जब दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो 2x का 2 आ जाएगा, 2 हमारा 2 से कट जाएगा, तो हमारा जवाब 1/x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 + 2x होल पावर 37 देन विच इज़ करेक्ट। करेक्ट क्या है कि हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, dy/dx फाइंड आउट करें, इसका पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आ जाएगी, ये चीज़ वैसे ही आ जाएगी। तो 36 पावर में से एक कम कर दिया, 36 आ गया। अब देखेंगे ये x के अलावा कोई चीज़ है, x नहीं है यहाँ पे। अगर x होता तो हम दोबारा डेरिवेटिव ना लेते, लेकिन ये तो कोई और ही चीज़ है, तो इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे। जब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो अंदर फिर पावर रूल लगेगा। ये देखें 3 शुरू में x², पावर से एक कम 3x² आ गया। 2x, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये +2 वैसे ही आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आप 37 को इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या हो गया, 111x², 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 74 आ गया। और x की 3 + 2x जो इसकी सारे की पावर 36 को हमने अलहदा यहाँ पे लास्ट पे लिख दिया। ठीक है, पहले लिख लें, लास्ट पे लिख लें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कोई मसला नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमारे पास x² + y² इज इक्वल टू 1 है तो हमने dy/dx फाइंड आउट करना है। उसके लिए क्या करें, ये देखें इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2x आ गया, इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, 2y आ गया, लेकिन इसके साथ एक dy/dx आएगा। देखेंगे अगर आप जिसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव ले रहे होते हैं ना, अभी हम x के रिस्पेक्ट में सारे डेरिवेटिव ले रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन किस चीज़ का, ये y का है। अगर हमारे पास जिस चीज़ के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव ले रहे हैं, अगर उसके अलावा कोई फंक्शन होगा तो हम उसके साथ एक dy/dx लगाएंगे, यानी कि हम अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे, क्योंकि दोबारा लेंगे। अगर 2y हमने लिख लिया है, अगर यहाँ पे y की जगह पे x होता तो फिर तो कोई मसला नहीं था, जिस तरह हमने ये 2x लिख दिया कोई मसला नहीं। लेकिन देखेंगे अगर x के अलावा कोई चीज़ है तो हमने अंदर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेना है। ये तो सिर्फ पावर रूल लगाया ना कि पावर शुरू में आ गई, 2y बन गया, लेकिन अंदर वाली चीज़ का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, अंदर क्या है, y है, तो dy/dx आ गया, तो 1 का डेरिवेटिव 0 हो गया। तो यहाँ से क्या करें, 2x को उठा के उस तरफ ले जाएं, -2x हो जाएगा, तो 2 से यहाँ से कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया, इधर -x रह गया, ये y को उठा के -x/y कर दें, तो ये dy/dx की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है कि लॉग की प्रॉपर्टीज़ हैं कि अगर हमारे पास बेस 1 हो और 2 नंबर्स का लॉग जो है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो और सिंगल लॉग हो। ठीक है, 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो, बेस सेम हो दोनों का और सिंगल लॉग हो, तो आप उसको दोनों नंबर्स पर डिवाइड करके प्लस कर दें। ये देखें log b ऑफ a, ये वाला प्लस ज़रब जो है वो प्लस में बदल जाएगी लॉग के केस में, log b ऑफ c आ गया। और अगर हमारे पास ये देखें अगला सवाल है कि अगर किसी नंबर की पावर आ जाती है और उसके साथ लॉग है तो पावर शुरू में चली जाती है, पावर को आप पीछे लिखें, ये देखें r log b ऑफ a आ गया, पावर को शुरू में ले जाएं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 नंबर जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं तो उनका लॉग जो है वो माइनस में डिवाइड हो जाएगा। ये देखें log ऑफ b1 ये आ गया, तकसीम है दोनों हो रहे हैं, 1/c है तो माइनस आ गया दरमियान में, दूसरा नीचे वाला आ गया log b ऑफ c आ गया। ठीक है, अब log 1 का वैल्यू 0 होती है तो -log bc ये इसी के बराबर आ गया। ठीक है, इसका आंसर यही आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस होती है e, जिसकी वैल्यू होती है 2.718, इसलिए इसको नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। जो कॉमन लॉगरिथम होता है उसकी बेस होती है 10। ठीक है, वो भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ अ फंक्शन सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज़
इज़ कंटिन्यूअस। अगर कोई फंक्शन 3 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता है तो वो फिर कंटिन्यूअस होगा। सबसे पहले ये है कि जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक करनी है उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो, यानी एफ ऑफ सी। अगर सी पर कंटिन्यूटी चेक करनी है तो एफ ऑफ सी जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, ये ना हो कि वहाँ पे फंक्शन ही अनडिफाइन हो जाए। नेक्स्ट है कि अगर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तीसरा पॉइंट ये है कि जो लिमिट की वैल्यू है ना वो फंक्शनल वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, ठीक है कि यानी वो पॉइंट आप फंक्शन में पुट करें उसकी वैल्यू और लिमिट की वैल्यू दोनों बराबर होंगी, तो ये तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई कोई फंक्शन करेगा तो हम बोलेंगे कि भाई ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है एट पॉइंट सी। नेक्स्ट है हमारे पास के ये हमारे पास 1/1 माइनस एक्स, इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है, dy/dx फाइंड करना है, ये y के बराबर, इसको उठाकर ऊपर ले गए तो इसकी पावर -1 हो गई, ठीक है, ये बटे से ऊपर ले गए। अब क्या करें, dy/dx लें, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में आ गई -1 1 माइनस एक्स, इसकी पावर -2, -1 में -1 करेंगे तो -2 आ गया। अब देखें कि अंदर वाली चीज़ का हमने दोबारा डेरिवेटिव लेना है, अंदर वाली चीज़ जो है वो x के अलावा है, जब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 का 0 डेरिवेटिव माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 आता है, तो वो हमारे पास ये एक -1 ये देखें मैंने लिखा हुआ, ठीक है। तो इसको -2 को जो प्लस करने के लिए इसको नीचे ले जाएं, ये -1 वैसे -1 बटा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और -1 जो हमने दोबारा डेरिवेटिव लिया था इसका, तो ये 1 ओवर ये -1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास के एक गाड़ी जो है वो एक स्ट्रेट रोड पर मूव कर रही है, तो उसने 240 मील सफ़र तय किया 6 घंटों में, आपने उसकी एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। सिंपल, आप क्या करें, स्पीड जो उसकी डिस्टेंस कवर किया है और टाइम को दोनों को डिवाइड कर दें। एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बटा टोटल टाइम टेकन, तो 240 था, तकसीम 6 करें तो 40 माइल्स पर आर आ जाएगी, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x देन विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट इट, तो आपने बताना है कि ये क्यों करेक्ट नहीं है। इट डज नॉट हैव अ वर्टिकल टेंजेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये जो है हमारे पास, ये वर्टिकल टेंजेंट होता है इसका, ठीक है, जो ये जो फंक्शन है ना, इसका पॉइंट x इज इक्वल टू 0, जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका पॉइंट x इज इक्वल टू 0 पर एक वर्टिकल टेंजेंट बनता है, तो हमने गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो उसने बोला है कि नहीं बनता, तो फिर यही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर देन g-2, यानी कि आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फंक्शन का, फिर उसमें वैल्यू 2 पुट करनी है, x की जगह पे 2 वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। ये देखें मैंने सबसे पहले g-x फाइंड आउट किया, पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में 3 दूनी 6 6x आ गया, इसका डेरिवेटिव 6x आ गया, ठीक है। अब g-2 हमने फाइंड आउट करना है, तो x की जगह पे 2 पुट किया तो 6 दूनी 12 आ गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स सारे की पावर 10, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, लगाएं पावर रूल, पावर शुरू में आई, एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, इसकी पावर में से एक काम करके 9 लिख दिया। अब अंदर वाली चीज़ को देखें, ये एक्स तो नहीं है, अगर x के अलावा है तो फिर डेरिवेटिव लें इसका। अब इसका दोबारा जब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x हो गया, तो ये सारी चीज़ इसका डेरिवेटिव आ गई। नेक्स्ट है कि द मिड पॉइंट्स ऑफ ए 2.2,5 बी, 2 पॉइंट्स ए और बी दिए गए हैं। मिड पॉइंट क्या होता है, मिड पॉइंट अगर 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन है तो हमने उसका जो सेंटर पॉइंट जब फाइंड आउट करना है तो उसको हम मिड पॉइंट बोलते हैं, यानी ऐसी लाइन मतलब 2 पॉइंट्स के दरमियान जो लाइन होती है उसका अगर मिड पॉइंट फाइंड करना है तो उसके लिए हम ये फार्मूला लगाते हैं x1 प्लस x2 बटा 2, यानी कि पहले को जमा करके तकसीम कर दें 2 पे, x1 जमा x2, x1 ये है x2 ये है, 2 प्लस 8 और 2 पे तकसीम कर दिया, y1 जमा y2, y1 ये है y2 ये है, 5 प्लस 11 2 आ गया नीचे, तो ये 2 प्लस 8 10, 10 ओवर 2 5, ये 16 बना, 16 तकसीम 2 8 आ गया, तो ये इसका मिड पॉइंट है इस लाइन का, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन है कि हमने tan x की डोमेन फाइंड आउट करनी है। फंक्शन हमारे पास tan x है, तो डोमेन क्या होती है, डोमेन इसके सारे रियल नंबर्स होते हैं। डोमेन वो नंबर्स होते हैं जो हम फंक्शन में डाल सकते हैं, लेकिन फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड ना हो और हमारे पास वो कम्प्लेक्स नंबर ना बने, ठीक है। तो हम
tan x में सारे रियल नंबर्स डाल सकते हैं सिवाय उन रियल नंबर्स के या उन एंगल्स के जहाँ पे ये π/2 का मल्टीपल बन जाता है। अगर इसमें फंक्शन में हम π/2, 3π/2, 5π/2 इस तरह मतलब के डालें ना, तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, फिर अनडिफाइन हो जाता है। यानी कि ये देखें सारे रियल नंबर, लेकिन उसमें से ये माइनस कर दिए हमने, ये वाली जो कंडीशन है ना उसमें से ये वाली हमने माइनस कर दिया। ये कंडीशन वही बनती है जो मैंने आपको बताई है। ये देखें जब n जो है ना हमारा इंटीजर से आएगा, जब हमने इसको 1 लिया तो ये हमारे पास 2 + 1 3 बन गया, 3π/2, 3π/2 पे भी ये अनडिफाइन हो जाएगा। जब हमने इसको 0 लिया तो ये 0 आया, तो π/2 आया, π/2 पे यानी कि π/2 वाले एंगल्स 3π/2, 5π/2, ठीक है। इस तरह करके जब आप n को चेंज करते जाएंगे ये एंगल आपके चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इस तरह आगे चलते जाएंगे, माइनस वाले भी साथ आएंगे, ठीक है। उन एंगल्स पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है, तो उसको आपने डोमेन से रियल नंबर से निकाल देना है। बाकी सारे रियल नंबर जो हैं वो इसमें डाल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 1,3 1,5। मिड पॉइंट आपको निकालना बताया हुआ है कि पहले में जमा करें 1 + 1, इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो 1 + 1 1 + 1 2 आया, 2 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया, 3 + 5 8 और इसको हमने 2 पे डिवाइड किया तो 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स सेटिस्फाई y = -3x + 2। ये हमारे पास 2, -4 ऐसा पॉइंट है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। x की जगह पे 2 पुट करें, y की जगह पे -4 पुट करें, तो ये देखें -4 = -4 दोनों बराबर आ गए, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। द इनइक्वालिटी 5x + 1/x इज लेस दैन 1 कैन बी सिंप्लीफाई। इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करें, सिंपल क्या करेंगे, x को उठाकर उधर ले जाएं, x आ गया, 5x + 1 x उधर चला गया तो लेस दैन ही रहेगा, तो x आ गया, 1 x ने 1 से मल्टीप्लाई खाया ना तो x आ गया, तो 5x - x लेस दैन -1, ठीक है। -1 को +1 को उधर ले जाएं, x को इधर ले जाएं, 5x - x और ये -1 रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे 4x आ गया, अब उठा के -1 को भी इस तरफ ले जाएं तो 4x + 1 लेस दैन 0, ये इसकी सिंप्लीफिकेशन है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है द डोमेन ऑफ f(x) इज इक्वल टू sin इनवर्स x। sin इनवर्स x और cos इनवर्स x दोनों की जो डोमेन होती है ना वो -1 और 1 तक दोनों होते हैं, -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। व्हाट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर कोई लाइन जो है पैरेलल टू y एक्सिस, अगर कोई लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x एक्सिस से एंगल कितना होगा। जारी बात है जब y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका x एक्सिस से एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। ये देखें मैंने बना के भी दिखाया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। ये y एक्सिस है हमारा ये वाला, और ये कोई लाइन है तो इसका x एक्सिस इंक्लिनेशन उसी को बोलते हैं कि एंगल मेड बिटवीन x एक्सिस एंड द लाइन। वो एंगल जो x एक्सिस और लाइन के दरमियान होता है उसको इंक्लिनेशन कहते हैं, तो ये एंगल 90 का है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राफ ऑफ f(x) इज द सेम एज ग्राफ ऑफ c * f(x) इफ़ c इज़ ग्रेटर दैन 1, ठीक है। वो कह रहा है कि अगर आपने कोई f(x) का ग्राफ बनाया है और आप उसको किसी स्केलर c से मल्टीप्लाई कर देते हैं और c जो है वो 1 से बड़ा है, तो आपका ग्राफ जो है वो उतने यूनिट्स ऊपर चला जाएगा y एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है। y एक्सिस के अलॉन्ग उतने यूनिट ऊपर चला जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 यूनिट ऊपर चला जाएगा, 3 यूनिट मल्टीप्लाई किया तो 3 यूनिट ऊपर चला जाएगा। ये c की वैल्यू पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोप ऑफ लाइन x + y = 0। ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है इक्वेशन ऑफ लाइन की। यहाँ पे जो y = mx + b, यहाँ पे m जो है वो स्लोप होती है और b हमारा y इंटरसेप्ट होता है। आप इसको भी इसके साथ कंपेयर करें, ये देखें y = -x बनता है ना, इसको y को उस तरफ ले जाएं, x को उस तरफ ले जाएं तो -x हो गया, y = -x और ये इसका पार्ट +0, तो इसका मतलब ये है कि m यहाँ से क्या आ गया -1 और b यहाँ से 0 आ गया, ठीक है। x के साथ जो चीज़ होगी वो m होगी, तो x के साथ क्या है -1 है, तो ये m की वैल्यू -1 आ गई। नेक्स्ट हमारे पास है ए लाइन दैट इंटरसेक्ट द कर्व एट लीस्ट 2 पॉइंट्स, ठीक है। एक पॉइंट पर जो इंटरसेक्ट करती है कर्व को वो उसको हम बोलते हैं टेंजेंट लाइन, और जो 2 पॉइंट्स पर टच करके गुजरे इंटरसेक्ट करके गुजरे उसको हमने सीकेंट लाइन बोलना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सीकेंट लाइन है, तो ये सीकेंट टू सर्कल, ये मैंने आपको बताया। ये देखिए ये 2 पॉइंट्स पर टच करके गुजर गई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्टेक्स ऑफ पैराबोला रिप्रेजेंटेड बाई इक्वेशन y = x² + 2। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका हमें पता है कि इसका ग्राफ हमेशा पैराबोला बनता है, तो हमने इसका वर्टेक्स फाइंड
फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास जो जनरल इक्वेशन होती है वर्टेक्स के लिए वो ये होती है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच स्क्र प्लस के। तो h कोमा के, यहाँ से जो h कोमा के आएगा ना वो हमारा वर्टेक्स पॉइंट होगा। तो आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें y इज इक्वल टू एक्स माइनस एच, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है तो इसका मतलब -0 आ गया, x माइनस 0 होल स्क्वायर आ गया और +2 वैसे ही आ गया। अब ये देखें कि h यहाँ पे कितना है 0 है, k हमारा कितना है 2 है, तो यहाँ पे वर्टेक्स कितना आ गया 0,2। आपने इस इक्वेशन से इस इक्वेशन को हमारे पास इक्वल करना है या कंपेयर करना है, ठीक है। इज द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 4x प्लस 3 सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस? नहीं सिमेट्रिक। y एक्सिस के सिमेट्रिक कब होता है? जब वो फंक्शन हमारा क्या हो, इवन फंक्शन हो, ठीक है। अगर कोई फंक्शन इवन फंक्शन हो तो वो ग्राफ जो होता है वो हमारा y एक्सिस के सिमेट्रिक होता है। तो ये फंक्शन y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, ये हमारा इवन फंक्शन नहीं है, तो इसलिए हम इसको y एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं बोल सकते। ये देखें हमने जब f ऑफ -x पुट किया फंक्शन में, x की जगह पे -x पुट करें तो ये तो कोई और ही चीज़ बन गई। अगर आप फंक्शन में x की जगह पे -x पुट करें और जवाब आपका f ऑफ x आ जाए, अगेन वही जवाब आ जाए, तो फंक्शन आपका इवन फंक्शन होगा और वो y एक्सिस के सिमेट्रिक होगा। अगर आप x की जगह पे -x पुट करते हैं और जवाब आपका -f ऑफ x आ जाता है, तो ये एक ऑड फंक्शन है और ऑड फंक्शन जो है वो ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। तो ये देखें ये ना इवन फंक्शन है और ना ही ये ऑड फंक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है द पॉइंट 5 लाई इन इंटरवल, नो, ठीक है। ये देखें 5 जो है वो इसमें लाई नहीं करता क्योंकि इसमें ये छोटी ब्रैकेट्स लगी हुई हैं। अगर बड़ी ब्रैकेट लगी होती तो फिर 5 इसमें इंक्लूड था, ठीक है। अगर बड़ी ब्रैकेट लगी हो इंटरवल में तो उसका मतलब ये होता है कि वो पॉइंट इंक्लूड है। अब 5 पे छोटी ब्रैकेट लगी है तो इसमें इंक्लूड नहीं है इस इंटरवल में, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल पावर 3। तो लगाएं इस पे पावर, होल पावर शुरू में आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर में से कम कर दिया तो 2 आ गया। साथ हमने अंदर वाली चीज़ का डेरिवेटिव लिया, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आ गया, प्लस 1 का 0 होता है तो ये हमारे पास 3 2 बार 6, 6x को हमने ये लिख दिया और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है वो हमने ये लिख दिया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज y इंटरसेप्ट ऑफ 2x इज इक्वल टू -5y प्लस 3। हमने इसका y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है, तो इसको कंपेयर करें जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c यहाँ पे y इंटरसेप्ट है, m इसकी स्लोप है। तो -5 को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 5y हो गया, 2x को उठा के दूसरी तरफ ले जाएं -2x प्लस 3 वैसे ही आ गया। तो यहाँ से क्या करें, दोनों तरफ 5 से डिवाइड कर दें, हमने ये y के बराबर करनी है ना। ये देखें y से 5 से डिवाइड किया तो 5 काट गया y से, -2/5 इंटू x आ गया प्लस 3/5, ठीक है। तो ये चीज़ जो होती है ना ये वाली, ये y इंटरसेप्ट होता है जो कि c के बराबर है, तो इसका y इंटरसेप्ट 3/5 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डोमेन ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 2, ठीक है। जितने भी पोलिनोमियल फंक्शन है, जितने भी लीनियर क्वाड्रेटिक 3 डिग्री के जो भी पोलिनोमियल फंक्शन है ना, उसका डोमेन हमेशा ऑल रियल नंबर होता है। रियल नंबर को लिखने के 2 तरीके हैं, एक ये हम r बना देते हैं और ये प्लस इन्फिनिटी से लेकर माइनस इन्फिनिटी, ये भी रियल नंबर को लिखने का तरीका है, ठीक है। जितने भी फंक्शन पोलिनोमियल फंक्शन है ना, जो पोलिनोमियल फंक्शन जिनमें कोई बटे वाला नहीं है या कोई इस तरह का अंडर रूट वाला नहीं है, तो इस तरह करके वो आपको आंखें बंद करके जो है वो ऑल रियल नंबर उसकी डोमेन होगी। नेक्स्ट है कि हमारे पास द इक्वेशन y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर रूट डिस्क्राइब्स द फंक्शन, ये फॉल्स है, ठीक है। कभी भी एक वैल्यू के अगेंस्ट फंक्शन में 2 वैल्यूज़ नहीं आती। अगर आप एक इनपुट डालेंगे तो एक ही इनपुट आउटपुट आएगी। ये देखें हमने y की 2 वैल्यूज़ आ गई हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि हमने x की एक वैल्यू डाली थी लेकिन y की 2 वैल्यू आ गई हैं, तो ये फंक्शन नहीं रहेगा, ये फॉल्स हो जाएगा। द ग्राफ ऑफ इक्वेशन ऑफ अ डैश डज नॉट रिप्रेजेंट अ फंक्शन, सर्कल की जो ग्राफ है ना वो हमारे पास फंक्शन नहीं होता, क्योंकि फंक्शन चेक करने के लिए हम ग्राफ पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। ये देखें ये हमारे पास सर्कल है, इस पर हम वर्टिकल लाइन जब गिराएंगे तो ये फंक्शन को ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे टच किया है। ये देखें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। तो जब एक से ज़्यादा जगहों पे टच करेगा लाइन जो है वो फंक्शन के ग्राफ को, तो वो हमारा फंक्शन जो है वो फंक्शन नहीं रहेगा, ठीक है। अगर कर्व को हमारा लाइन जो है, जो वर्टिकल लाइन है, अगर ग्राफ को एक से ज़्यादा जगह पे टच किया तो वो फंक्शन नहीं रहेगा। ये देखें ये पैराबोला, ये एक फंक्शन है, आप इस पर वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर टच करेगा, इसका मतलब ये है कि ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन जो है
इसको आप वर्टिकल लाइन टेस्ट करें, ये भी हमारे पास एक फंक्शन का ग्राफ है, तो ये एक जगह पे टच करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि इफ़ एक्स माइनस वाई इज़ पॉजिटिव, अगर एक्स माइनस वाई इज़ ग्रेटर दैन जीरो, पॉजिटिव का क्या मतलब होता है, ग्रेटर दैन जीरो। एक्स माइनस वाई ग्रेटर दैन जीरो, तो इसका मतलब ये है कि वाई को उस तरफ ले जाएं, तो इसका मतलब ये है कि वाई एक्स जो है वो हमारा वाई से बड़ा है, एक्स इज़ ग्रेटर दैन वाई। अब हमने फाइंड आउट करना है कि 180 को हम रेडियंस में, 180 डिग्री को रेडियंस में कितना लिखते हैं, तो पाई लिखते हैं। 180 डिग्री रेडियंस में पाई के बराबर होता है, ठीक है। तो वो आप फार्मूला भी लगा सकते हैं कि 180 को आप पाई बटा 180 से ज़रब दे दें, ये कट जाएगा, जवाब आपका पाई आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ एक्स इज़ अ नॉन पॉजिटिव इंटीजर देन एक्स इज़ लेस देन आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, जिसमें ज़ीरो शामिल होता है और जो पॉजिटिव नहीं होते, माइनस वाले नंबर और ज़ीरो, ठीक है, वो नंबर्स नॉन पॉजिटिव होते हैं। तो फिर एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स जो है वो लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो होगा, ठीक है। इसमें जो वैल्यूज़ हैं वो एक तो नॉन पॉजिटिव, ज़ीरो जो होता है वो ना तो पॉजिटिव होता है ना ही नेगेटिव होता है, तो ये नॉन पॉजिटिव में भी आता है और नॉन नेगेटिव में भी आता है। जब नॉन नेगेटिव की बात करेंगे तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा एक्स, जब नॉन पॉजिटिव की बात करेंगे तो एक्स जो है वो हमारा लेस देन आर इक्वल टू ज़ीरो होगा, तो ये देखें, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर एफ ऑफ एक्स एक्स के बराबर और जी ऑफ एक्स इसके 1/x के बराबर है, तो डोमेन ऑफ एफ प्लस जी इज़, डोमेन दोनों को पहले जमा करें, एक्स को और 1/x को जमा किया, एक्स इसका एलसीएम आ गया, ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, तो डोमेन में हमने वो एलिमेंट नहीं डालना कि नीचे ज़ीरो बने। तो इसका मतलब ये है कि हम एक्स की हर वैल्यू ले सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं ले सकते, अगर ज़ीरो लेंगे तो ये नीचे ज़ीरो बनेगा और ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन। तो इसका मतलब ये है कि सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में हैं सिवाय ज़ीरो के। ये देखें, ज़ीरो को हमने रियल नंबर में से माइनस कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन ऑफ y माइनस थ्री मॉडुलस इज इक्वल टू 7। जब भी मॉडुलस आ जाए y माइनस थ्री को एक दफ़ा आपने 7 के बराबर ले लेना है और y माइनस थ्री को एक दफ़ा आपने -7 के बराबर ले लेना है। इसको आप सॉल्व करें, एक इक्वेशन से आपको y 10 मिलेगा और दूसरी इक्वेशन से y आपको -4 मिलेगा, ठीक है। यानी कि जैसे भी इस तरह की कोई कंडीशन आए तो आपने y माइनस थ्री एक्स माइनस थ्री को एक दफ़ा 7 ले लेना है और दूसरी दफ़ा y माइनस थ्री को -7 ले लेना है। और जो मॉडुलस फंक्शन होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू होती है ना, उसका ये फ़ायदा होता है कि ये अगर किसी भी नेगेटिव नंबर पर भी अप्लाई हो ना, तो ये उसको भी पॉजिटिव कर देती है। ये देखें ये क्वेश्चन, अब हमने -7 की मॉडुलस फाइंड करनी है और -4 की मॉडुलस फाइंड आउट करनी है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैंने आपको बताया था ना कि ये नेगेटिव को भी प्लस कर देती है। तो -7 का जो वैल्यू होगा वो 7 आ गया, -4 का वैल्यू भी 4 आ गया, तो इनको जमा करें, ये 11 के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री एंड जी ऑफ एक्स हमारे पास है 2x। तो हमने एफ माइनस जी इंटू एक्स यानी कि दो फंक्शंस को माइनस करना है। एफ माइनस जी इंटू एक्स का क्या मतलब है कि इनको हमने माइनस करना है दोनों को। तो एफ माइनस जी इंटू एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, पहले एफ को एक्स पे अप्लाई करें, फिर जी को एक्स पे अप्लाई करें, दरमियान में माइनस आ गया, एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स माइनस थ्री, इसकी वैल्यू -2x, तो ये -x-3 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 9 स्क्वायर रूट एंड -16 स्क्वायर रूट, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3 के बराबर होता है, इसका स्क्वायर रूट 4 के बराबर, दरमियान में माइनस आ गया और इसकी हमने मॉडुलस या एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो ये क्या आ गया, -1 आ गया ना, इसको हल करके -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 के बराबर ही होती, मैंने बताया ना कि ये माइनस वाले नंबर को भी प्लस कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास चलते हैं कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स एंड जी ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर, देन जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन फाइंड आउट करनी है। कंपोजिशन का क्या हमारे पास तरीका होता है, ये जी पहले है तो इसको पहले लिख लें, बाद में एफ ऑफ एक्स है ना तो बड़ी ब्रैकेट्स डाल के एफ ऑफ एक्स अंदर लिख लें, ठीक है। तो क्या करें, जी वैसे ही आ गया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, कॉज एक्स, इसके अंदर कॉज एक्स रखें। अब इस फंक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जी में जहाँ जहाँ पे एक्स है ना वहाँ पे कॉज एक्स पुट कर दें। तो ये हमारा जी फंक्शन है, तो यहाँ पे आपने एक्स की जगह पे कॉज एक्स पुट करना है। तो ये देखें, एक्स की जगह पे कॉज एक्स पुट किया और इसका स्केयर कर दिया, ये स्केयर आ गया, ये कंपोजिशन फंक्शन है। एवरी रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड टू डैश ऑन कोऑर्डिनेट लाइन इनफिनिट पॉइंट्स, एवरी रियल नंबर कॉरस्पॉन्ड्स टू डैश ऑन कोऑर्डिनेट लाइन इनफिनिट पॉइंट्स, ये 1 पॉइंट है इसका जवाब, ठीक है। इनफिनिट पॉइंट्स नहीं है, 1 पॉइंट है, ठीक है। कि हर रियल नंबर जो है वो कोऑर्डिनेट लाइन या जो रियल लाइन है ना उस पर एक ही
पॉइंट को ज़ाहिर करता है, एक रियल नंबर के लिए एक पॉइंट और एक पॉइंट के लिए एक रियल नंबर, इसके दरमियान 1 to 1 कॉरस्पॉन्डेंस होती है, ठीक है, ये आप याद रखें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर -4, 1 एंड r इज इक्वल टू 3। हमने ये हमारे पास होती है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल। एच और के क्या होते हैं, ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। तो आप क्या करें, ये जनरल इक्वेशन लिखें और एच की जगह पे -4, तो ये माइनस माइनस प्लस हो के एक्स प्लस 4 का स्क्वायर वाई -1 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेंटर एच और के यहाँ पे सेंटर है और ये सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हैं। एच की जगह पे आपने -4 पुट करना है और के की जगह पे 1 पुट करना है और आर की जगह पे 3 पुट करना है, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो ये एक्स प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई -1 स्क्वायर, तो ये हमारे पास 3 का स्क्वायर, हमारे पास यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 आ गया, ठीक है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट, द सोल्यूशन इंटरवल ऑफ इनइक्वालिटी एक्स इज एक्स प्लस 5 ग्रेटर दैन 12, एक्स प्लस 5 ग्रेटर दैन 12, ये ग्रेटर दैन की सिंबल है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करें, 5 को उठा के उधर ले जाएं तो एक्स ग्रेटर दैन 12 -5 आ गया। तो यहाँ से 12 -5 क्या होता है, 7, तो एक्स इज ग्रेटर दैन 7। तो इसको हम इंटरवल नोटेशन में कैसे लिखेंगे, 7 के साथ छोटी ब्रैकेट अप टू प्लस इन्फिनिटी, यानी कि एक्स के लिए वो नंबर्स हैं जो 7 से बड़े हैं और प्लस इन्फिनिटी तक चलते जा रहे हैं। तो प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के साथ हमेशा छोटी ब्रैकेट सी आती है। तो ये अगर 7 के साथ ये नीचे इक्वल टू का साइन भी होता ना, वो छोटी लाइन, तो फिर हमने बड़ी ब्रैकेट लगा देनी थी। उसका मतलब है कि 7 भी इंक्लूडेड है, लेकिन अब ये 7 से बड़े हैं, 7 इंक्लूडेड नहीं है, तो इसलिए ये छोटी ब्रैकेट आ गई। वो कह रहा है कि अगर ए छोटा है बी से और बी छोटा है सी से, तो ए छोटा होगा सी से, कन्फर्म है। 3 अगर रियल नंबर है, ए बी सी हमारे अगर 3 रियल नंबर है, तो अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए जो है वो सी से छोटा होगा। ये देखें, ये ट्रू है। इसकी एग्जाम्पल भी देख लें कि अगर 2 3 से छोटा है और 3 4 से छोटा है, तो 2 जो है वो भी 4 से छोटा होगा। नेक्स्ट हमारे पास है कि इन द फॉर्म ऑफ इंटरवल रियल लाइन कैन बी डिनोटेड। रियल लाइन को अगर हम इंटरवल फॉर्म में देखें तो वो -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट्स, ठीक है, ये हमारी रियल लाइन होती है। 0 के इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़, इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ पे रेडियस, सर्कल का रेडियस क्या है, ये वाला होता है 25, तो इधर होता है आर स्क्वायर, तो इसका हमने स्क्वायर रूट लेना होता है। तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 5, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आर की वैल्यू 5 है, ठीक है। ये देखें, हमारे पास जनरल इक्वेशन सर्कल की ये होती है और यहाँ पे ये जो इक्वेशन गिवन है ना, ये जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल है, लेकिन सेंटर इसका 0 0 पे है। ये ए और बी यहाँ पे 0 0 है, ये वाली चीज़। अगर इनको 0 कर दें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर किसके बराबर है, 25 के, तो वहाँ से आर किसके बराबर आ गया, 5 के। नेक्स्ट है कि इफ़ अ फंक्शन इज 1 इवन देन इट इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अगर फंक्शन इवन है तो वो वाई एक्सिस का सिमेट्रिक होगा, अगर ऑड है तो वो ओरिजिन का सिमेट्रिक होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस वाई -9 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमें इक्वेशन ऑफ लाइन दी गई है, हमने इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्म होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। आप इसको भी ये वाली शक्ल दें, y इज इक्वल टू 9 - 3x। तो यहाँ से तरतीब दें थोड़ी सी, तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी है, कंपेयर करके -3, तो ये आ गई -3। नेक्स्ट हमारे पास है कि f माइनस जी, लेट हमारे पास f ऑफ x प्लस 5 है, g ऑफ x स्क्वायर -3 है, और f माइनस जी x हमने दोनों फंक्शन का माइनस फाइंड आउट करना है। तो करें माइनस फाइंड आउट, f ऑफ x माइनस जी ऑफ x वैल्यूज पुट कर दें, x प्लस 5 माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस जो है बाहर माइनस था तो माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 8 आ जाएगा। इसको तरतीब दे लें थोड़ी सी, 3 + 5 8 हो जाएगा। व्हाट इज एक्स इंटरसेप्ट ऑफ दिस इक्वेशन। जब भी आपने एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो इक्वेशन में आपने y इज इक्वल टू 0 पुट कर देना है। जब y 0 पुट करेंगे तो आपकी x की वैल्यू 4 आएगी, तो पॉइंट हमारा क्या बन जाएगा, 4, x की वैल्यू 4, पहले x की वैल्यू, फिर हमारे पास y की वैल्यू 0, तो पॉइंट 4,0 ये इसका x इंटरसेप्ट है, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन का x इंटरसेप्ट है। अगर y इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो उसके लिए आपने x को 0 पुट कर देना है, ठीक है। द इंटरवल -3,2 डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है। जब भी कोई इंटरवल होगा, इंटरवल हमेशा डिफाइन होता है रियल नंबर्स के लिए, कोई नेचुरल नंबर या कोई रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर्स के लिए इंटरवल कभी भी डिफाइन नहीं होता। आपने याद रखना है, इंटरवल हमेशा रियल नंबर्स का डिफाइन होता है, और इसका मतलब ये है कि -3 और -2 जो हैं वो इसमें शामिल नहीं है, लेकिन उसके दरमियान सारे रियल नंबर जो हैं वो शामिल हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि ए फंक्शन कैन नॉट डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी पे फंक्शन जो है वो
डिफरेंशिएबल नहीं होता। व्हाट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ 7x की पावर 3? लगाएं पावर रूल। पावर शुरू में आ गई 7 3 बार 21, x आ गया, पावर में से एक काम कर दें, 21x² आ गया। ठीक है। A bus travel the distance 175 miles in 2.5 hours. What is its average velocity? वो मैंने आपको पीछे फार्मूला बताया है कि टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें, वो आपकी एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है। 175 को 2.5 से करें। सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन फॉर एफ ऑफ एक्स, ये हमने फंक्शन दिया हुआ है, इसकी हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म लिखनी है। ठीक है। तो क्या करें, tan x को अलहदा कर दें, 1/secant x को अलहदा कर दें। 1/secant x ये आ गया हमारे पास, tan x की जगह पे sin x बटा cos x आ गया फार्मूला। तो ये 1/secant x को हम क्या लिख सकते हैं, cos x। ये किसका उल्ट होता है, secant x cos x का। तो ये हमने ये लिखा sin x, cos x से कट गया, तो इसका जवाब sin x आ गया। विच रूल इज यूज टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x cot x? अगर हमारे पास दो फंक्शन ज़रब खा रहे हो तो उसका हम डेरिवेटिव किस तरीके से फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट रूल से। उनको हम प्रोडक्ट लगा देंगे। तो ये x और cot x आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो यहाँ भी हमने प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेलोसिटी इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। वेलोसिटी जो होती है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन होती है, किसके अकॉर्डिंग, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। इफ़ एफ डैश ऑफ टी इज इक्वल टू 0 एट सम अप्रॉक्सीमेशन टी, देन वी कैन नॉट प्रोसीड ऑन न्यूटन्स मैथड। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव 0 आ गया तो आप फिर न्यूटन्स मैथड अप्लाई नहीं कर सकते। अगर नेक्स्ट आखिरी और लास्ट वाला क्वेश्चन है कि द डायमेंशंस ऑफ अ रेक्टेंगल आर गिवन टू बी 8 फीट एंड 12 फीट, व्हाट इज पैरामीटर। ठीक है। उसकी लेंथ और वेथ हमें दी गई है रेक्टेंगल की, तो हमने उसका पैरामीटर फाइंड आउट करना है। उसके लिए फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस वेथ। ठीक है। 2 इंटू एक्स प्लस वाई, दोनों जो हमें दी गई हैं उनको जमा करें और 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो 8 + 12 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 फीट इसका पैरामीटर आ गया। तो ये थी स्टूडेंट्स हमारी MTH 101 की वीडियो। इसमें हमने 101 MCQs कवर किया और सारे कंसेप्ट के साथ किए हैं, जो कि आपको शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन में भी काम आएंगे। और अब आपका काम क्या है कि आपने वीडियो को शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में, और चैनल को लाजमी आपने सब्सक्राइब करना है ज़रूर। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और इसको जो वीडियो है ना वैल्यूएबल है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी खुद देख के फ्रेंड्स को भी शेयर करें। ठीक है। उनको भी रिकमेंड करें। तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो 3 सब्जेक्ट्स की तैयार हो गई हैं, MTH 101, MTH 202 और MTH 100। इनकी जो ग्रैंड वीडियोज़ हैं, जो इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियोज़ आपको कहीं भी यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, देखते रहिए हमारे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।